Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, आज के इस लेक्चर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होगा और ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, या तो इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा या इंपॉर्टेंट जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और आज का ये टॉपिक है हमारा बच्चों नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक बेसिकली ये एक इक्वेशन होगी जिसको हम नॉन्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। नॉन्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इक्वेशन को डेराइव किया था जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी यूजफुल रहती है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पहले हम सीखेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन को और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, नॉन्स्ट इक्वेशन को। ओके, तो आज का हमारा बच्चों टॉपिक है नॉन्स्ट इक्वेशन। तो बेसिकली नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स पढ़नी होगी पहले जो कि नॉन्स्ट इक्वेशन में यूज होगी। ठीक है, तो पहले हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन पर। ओके, तो सबसे पहले यहां पर जो टर्म हम यूज करने वाले हैं, देखिए जब भी हम किसी सेल का यूज करते हैं तो सेल्स जो यूज कर रहे हैं हम, गैल्वेनिक सेल हो, वोल्टाइक सेल हो, वो सभी क्या कर रही हैं, वो सभी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इतना सभी कुछ आपको मैं पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में कि गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल हमारी क्या करती हैं, जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो तब कन्वर्ट होगी जब वो सेल जो है वो वर्क करेगी। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सेल, किसी भी सेल के द्वारा किया जाने वाला कार्य, वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए जूनियर क्लासेस में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल्स टू VQ, ये पढ़ा है आपने। तो यहां पर मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सेल किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल, ठीक है। सेल पोटेंशियल किसको डिनोट करेगा, पोटेंशियल एक तरीके से वोल्टेज हो गया V हो गया, और अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा Q, मतलब W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VQ उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज को हम किससे डिनोट करेंगे, W से डिनोट करेंगे हम किसको, वर्क को, और अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा NF और इनटू E। ठीक है, अब ये N क्या है, F क्या है और E क्या है। देखिए जो E है, E इज इक्वल टू क्या होता है, E होता है क्या, सेल पोटेंशियल, लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, E क्या है, सेल पोटेंशियल है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल इक्वेशन। जो सेल इक्वेशन हम नोट करेंगे उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे या गेन किए जाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद है F क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम, ये भी आपको पढ़ाई गई थी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फैराडेज कांस्टेंट। अब तीनों वैल्यू आपको समझ में आ चुका होगा कि W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर NFE। ठीक है, अब देखिए कोई भी सेल है वो जितना वर्क करेगी उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में, उसकी एनर्जी में उतना ही क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होगा, उसके डिक्रीजमेंट होगा। और वो कब होगा, जितना वो कार्य करेगी, जितना उसके द्वारा वर्क किया जाएगा वो उसी के इक्वल हो जाएगा, वर्क डन बाय द सेल। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा G से। अब क्योंकि यहां पर डिक्रीजमेंट हो रहा है तो यहां पर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। और वर्क डन अभी हमने निकाला है, W इज इक्वल टू क्या जाएगा, NF और E। ठीक है, या डेल्टा G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के NFE। ये फॉर्मूला डेराइव हो गया। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ओके, दोनों के बीच में रिलेशन है। सिमिलरली
अगर आपका वर्क जो है वो मैक्सिमम हो, अगर वर्क जो है, जो सेल वर्क कर रही है वो मैक्सिमम हो, तब उसका सेल पोटेंशियल किस में चेंज हो जाता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में। ये जो ई नोट है ये किसको डिनोट कर रहा है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को। और ई किसको डिनोट कर रहा था? केवल सेल पोटेंशियल को। W अगर मैक्सिमम होगा तो डेल्टा जी, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? किसमें चेंज हो जाएगी? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में। डेल्टा जी नोट विच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर पढ़ा है, बस यहाँ पर ई की जगह क्या आ जाएगा? ई नोट, और डेल्टा जी की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा जी नोट, विच इज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। गिब्स जो नर्स इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी इसका यूज होगा, इन दोनों इक्वेशंस का, और साथ ही इन दोनों इक्वेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन क्लियर हो जाना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम किस पर? नर्स इक्वेशन पर। नर्स इक्वेशन को हम डेराइव करेंगे। ठीक है, तो नर्स इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें बेसिकली एक इक्वेशन नोट करनी होगी, एक रिवर्सेबल रिएक्शन। क्योंकि जो गैल्वेनिक सेल हम सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे जिसमें कि रिवर्सेबल रिएक्शन होती है, मतलब हम उसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, रिचार्ज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा? वहां पर रिवर्सेबल रिएक्शन होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी। तो नर्स इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक बेसिकली एक इक्वेशन होनी चाहिए। अब वो इक्वेशन जो मैंने आपको डेनियल सर पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन हो रही है वो भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे पहले एक जर्नल इक्वेशन से, और साथ ही मैं आपको पढ़ाऊंगा जब एग्जाम में आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो वहां पर आप नर्स इक्वेशन का यूज करके किस तरीके से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को और सेल पोटेंशियल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उनका पता लगा सकते हैं। अब यहां पर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, m1a प्लस m2b इज इक्वल टू n1c प्लस n2d। ठीक है, ये जो a b c d ये क्या है? देखिए a और b क्या है? रिएक्टेंट्स है, और c और d क्या है? प्रोडक्ट्स है। m1 और m2 क्या है? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स a एंड b। एंड यहां पर n1 n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट c एंड d। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी इक्वेशन के लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी, मास एक्शन रेशो, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन क्यूशेंट। क्या बोलते थे इसको? रिएक्शन क्यूशेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते थे? कैपिटल क्यू से। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते थे? क्यू की वैल्यू हम निकालते थे कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट्स, ये तो ऊपर आ जाएंगे है ना, और नीचे आ जाएंगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और साथ ही जो इनके नंबर ऑफ मोल्स थे वो इनकी क्या बन जाएंगे? पावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज यहाँ पर 1 वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, तो वो ही यहाँ पर पावर हो जाएगी। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल की हेल्प से भी आपको समझा दूंगा। तो रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम एक रिलेशन नोट करेंगे। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा नर्स इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड रिएक्शन क्वोशिएंट। ठीक है, एक रिलेशन में आपको बताऊंगा जो किसके बीच में होगा? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बीच में और रिएक्शन क्वोशिएंट के। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए बच्चों कि नर्स इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली नर्स इक्वेशन होती क्या है कि ये एक इक्वेशन होती है जो किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है हमें?
सेल पोटेंशियल के और साथ ही रिएक्शन क्वोशिएंट के। जो रिएक्शन क्वोशिएंट हमने यूज किया है इस टर्म के, और साथ में सेल पोटेंशियल जो ई और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नोट हमने आपको बताया है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेराइव जो होगी वही इक्वेशन क्या कहलाएगी, नल्स इक्वेशन, जो अभी हम डेराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और रिएक्शन क्वोशिएंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है, वो हम नोट करने वाले हैं। तो इनके बीच में रिलेशनशिप होगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी log ई क्यू, ये रिलेशनशिप है। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ गई दोनों, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हुआ, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हुआ, और क्यू क्या हो गया हमारा, रिएक्शन क्वोशिएंट। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पढ़ाई जा चुकी है। टी क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, अब बुक्स में कहीं कहीं यही इक्वेशन आपको इस टाइप से भी मिल सकती है, डेल्टा जी, मैं यहां नोट कर देता हूं उसको, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। देखिए log ई, या तो log ई लिखा मिल सकता है या बुक्स में मिल सकता है ln। देखिए log जो है, log की जो वैल्यू है हम दो बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो बेसिस होता है e यानी कि एक्सपोनेंशियल, और एक बेसिस होता है 10। ठीक है, जो आपकी बुक्स की बैक साइड में जो टेबल दी होती है log की और एंटी log की, वो वैल्यूज जो दी हुई होती है बच्चों, वो log 10 की बेसिस पर दी हुई होती है। अगर हमारे पास log e की वैल्यू फाइंड आउट है, हमें उसको कन्वर्ट करना है log 10 में, तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर हमको log 10 को log e में कन्वर्ट करना है तो उसी पर्टिकुलर वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि दोनों बेसिस अलग अलग हैं, log e बेसिस अलग है, log 10 बेसिस अलग है। अगर कहीं पर log e बेसिस यूज हो रहा है, मतलब e यूज हो रहा है एक्सपोनेंशियल, तो वहां पर e को नोट करके दिया जाएगा। और अगर वहां कहीं पर log की वैल्यू नहीं दी हुई है, सपोज log 11 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर हमें 10 ही मानना होगा, क्योंकि जो टेबल हमने देखी है बुक्स में वो log 10 के बेसिस पर बनाई गई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब साथ ही यह आपको ध्यान रखना है कि log e बेसिस और ln दोनों एक ही बात है, या तो बुक्स में ऐसे लिखा मिल सकता है या फिर ln लिखा मिल सकता है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब आगे आ जाइए, डेल्टा जी नोट, मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस log e बेसिस को हमें log 10 बेसिस में कन्वर्ट करना है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी होगी, और वो क्या होगी 2.303। ये वो वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करके हम log e बेसिस को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, log 10 में। अब ये मल्टीप्लाई होगी, आर टी एज इट इज रहेगा, अब ये log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, e की जगह किस में आ गया, 10 में। इतना समझ में आया। अब डेल्टा जी की वैल्यू मैंने अभी आपको पढ़ाई, एन एफ ई माइनस एन एफ ई होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, एन एफ ई नोट, और यहां पर क्या हो जाएगा 2.303 आर टी log 10 क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, किससे, माइनस एन एफ से, माइनस एन एफ से दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। देखिए यहां पर कर देते हैं सभी को एन एफ से डिवाइड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल वे में आपको नल्स इक्वेशन समझ में आ जाएगी। इससे ये कैंसिल हो गए बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गए, तो यहां पर क्या बच गया, ई प्लस ई नोट, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहां क्या आ जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log 10 क्यू। एक इक्वेशन तो ये हो गई, यही हमारी इक्वेशन क्या कहलाती है, नल्स इक्वेशन। इसी को हम अलग अलग फॉर्म्स में मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिक जो है इक्वेशन वो यही इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नल्स इक्वेशन। यहाँ q की वैल्यू आप रख सकते हैं, जैसे कि ये पढ़ाई गई आपको, इस इक्वेशन के लिए q की वैल्यू ये होगी, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, हमारी नल्स इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने डेराइव की है इसी को हम क्या बोलते हैं, नल्स इक्वेशन। अब ये अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। अब हम इसको मॉडिफाई फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, आगे इसको मॉडिफाई करते हैं।
तो यहां पर मॉडिफिकेशन कैसे होगा, देखिए E इज इक्वल टू ई नोट, यहां पर ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 2.303, इसको एज इट इज रखें हम। R क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314। T क्या होता है, टेम्परेचर, देखिए जो रूम टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 298 केल्विन। ठीक है, तो इसको यहां पर वैल्यू रख देंगे 298 डिवाइड बाय, नीचे क्या है एन, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 96500, और यहां पर क्या आ जाएगा log 10 क्यूब। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है बच्चों यहां पर, इसको अगर हम ओवरऑल सोल्व कर ले, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो इसकी जो सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी 0.059। क्या वैल्यू आएगी 0.059। ठीक है, n एज इट इज रहेगा, यहां क्या आ जाएगा log 10 क्यूब। ये भी हमारी इक्वेशन क्या कहलाती है, नल्स इक्वेशन। ठीक है, क्या कहलाएगी इक्वेशन, नल्स इक्वेशन कहलाएगी। अब इसी में थोड़े से चेंजेस और कर दें हम, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाए तब वहां पर क्या चेंजेस होंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में Q जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, के ई के। Q किसके इक्वल हो जाता है, के ई के। के ई क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर के ई वैल्यू पुट कर देंगे, साथ ही इक्विलिब्रियम पर जो E की वैल्यू होती है, सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो जीरो होते हैं, क्योंकि ईएमएफ क्या हो जाएगा, यहां पर ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी इक्विलिब्रियम पर दोनों की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो E क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ये सभी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, जीरो इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log के ई, यहां पर 10 रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, आगे चलते हैं। यहां पर ई नोट इधर आ जाएगा, तो ई नोट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाय n log 10 के ई। ये भी इक्वेशन डेराइव हो गई, ये अलग फॉर्म हो गई किसकी, नल्स इक्वेशन की। ठीक है, अब यहां पर भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम यहां कर देंगे log 10 के ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहां आ जाएगी एन ई नोट डिवाइड बाय 0.059। अब ये जो log है ये दूसरी साइड जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंटी लॉग। आपने जो टेबल देखी होगी बच्चों, वो 4 टेबल्स मिलती हैं आपको बुक के बैक साइड में। 2 टेबल जो मिलती है वो लॉग से रिलेटेड होती है, सेकंड 2 टेबल्स किससे रिलेटेड होती है, एंटी लॉग से। तो लॉग का अपोजिट होता है एंटी लॉग। अगर इधर लॉग है तो उधर जाकर एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एंटी लॉग है तो उधर जाकर लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग किसका, एन ई नोट डिवाइड बाय 059। एक इक्वेशन ये हो गई, ये भी हमारी क्या हो गई, नल्स इक्वेशन। तो जितने भी मैंने बॉक्सेस में नोट किए हैं ये सभी नल्स इक्वेशन ही है, बट नल्स इक्वेशन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसको हम इन सभी में से जो भी हमें सुटेबल लगेगा वहां पर न्यूमेरिकल सेक्शन में हम यूज कर लेंगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी बेसिक नल्स इक्वेशन, वो तो आपको लर्न करनी ही करनी है, उसको याद रखना है, उसको लिखना आना चाहिए कि कैसे हम नल्स इक्वेशन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना। अब मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, जिसकी हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप न्यूमेरिकल पोर्शन में नल्स इक्वेशन को कैसे नोट करेंगे, और उस नल्स इक्वेशन की हेल्प से आप इजीली सेल पोटेंशियल को, किसी भी सेल की सेल पोटेंशियल को या आपकी रिएक्शन कोएफिशिएंट को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट इट। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है m n पॉजिटिव प्लस, इसने n इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, m। ठीक है, इक्वेशन आपने पढ़ी है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका।
सपोज हमारे पास Zn2 पॉजिटिव है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में, दोनों सेम है। तो इसको हम नल्स इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे? तो नल्स इक्वेशन हमने पढ़ी है, E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E नोट माइनस 0.059 डिवाइड बाय n। इतना तो आता ही है, ये तो सब में कॉमन है। उसके बाद log 10, यहां पर क्या फिल करेंगे हम, Q की जगह क्या फिल करेंगे, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q कैसे निकलता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर देखिए रिएक्टेंट क्या है, N पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर ना तो इसके स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड मतलब कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, 1 2 ऐसा कोई न्यूमेरिकल यहां पर नहीं है, तो पावर तो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये तो होगी बेसिक इक्वेशन। अब यहां ध्यान रखेंगे हम फॉर प्योर सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हमारे पास प्योर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उनकी कंसंट्रेशन हमेशा किसके इक्वल होती है, 1। मेटल है M, प्योर मेटल है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमेशा, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। अब यहां पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log 10 1 अपॉन m n पॉजिटिव, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इक्वेशन नोट कर सकते हैं। और सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज हमने आपको एक इक्वेशन पढ़ाई थी बच्चों, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, ये पढ़ाया गया था आपको डेनियल सेल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव एक्वस और Cus, ठीक है। डेनियल सेल में हमने 2 सॉल्यूशन यूज किए थे और 2 मेटल, जिंक और उसके साथ यूज किया था ZnSO4 सॉल्यूशन, और कॉपर के साथ यूज किया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए हम नल्स इक्वेशन कैसे नोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नोट, ठीक, माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2। यहां पर n की वैल्यू क्यों हुई, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2 हो जाएंगे, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है। log 10, ऊपर क्या आएगी, किसकी कंसंट्रेशन आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ क्या है Zn2 पॉजिटिव साथ ही Cu डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पर, Cu2 पॉजिटिव और साथ में Zn। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपकी मेटल जो है वो प्योर हो, जैसे कि कॉपर हो गया या Zn हो गया, इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 log 10, यहां पर ऊपर क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेनियल सेल के लिए, नल्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई और भी रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से नल्स इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू वही रखी जाएगी जितने की इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा या गेन होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी पर। फिजिबिलिटी मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। फिजिबिलिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी। अब देखिए कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वो पॉसिबल होगी फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब उसमें चेंज जो होगा वो डिक्रीजमेंट होना चाहिए, इंक्रीजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बच्चों, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है।
अब ये नेगेटिव होगा, हमने क्या पढ़ी है टर्म डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, या डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। इसका मतलब क्या हो गया कि E की वैल्यू और E नोट, भाई डेल्टा G और डेल्टा G नोट कब नेगेटिव होगा, जब E की वैल्यू और E नोट की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव आए। यहां पॉजिटिव होगा, यहां प्लस माइनस माइनस, तभी तो एज इट इज रहेगा माइनस, ठीक है। तो डेल्टा G और डेल्टा G नोट कब नेगेटिव होंगे, जब हमारा सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन जो होगी इन कंडीशन में रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी, मतलब वो पॉसिबल होगी और वो रिएक्शन हो पाएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तब रिएक्शन क्या होगी, नॉन फिजिबल होगी, मतलब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, फिजिबिलिटी से मतलब है पॉसिबिलिटी से, रिएक्शन हो पा रही है या नहीं, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। दैट मींस ई और ई नोट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू कहीं पर पॉजिटिव आ रही है तो वहां पर वो रिएक्शन नॉन फिजिबल होगी, वो पॉसिबल नहीं होगी। समझ आ गया आपको, इतना क्लियर हो गया। तो ये थी बच्चों हमारी नल्स इक्वेशन, जो कि हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन में काफी यूजफुल रहेगी। और इससे रिलेटेड ये याद रखिए आप, एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाना है, तो इस इक्वेशन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।